चलो, यूनिट 1 इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लास्ट लेक्चर। छोटा सा टॉपिक है, अंडरराइटिंग ऑफ रिस्क एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट। दो टॉपिक पढ़ने, इजी सी टॉपिक है। अंडरराइटिंग ऑफ रिस्क यानी आपका रिस्क सही है कि गलत है, पॉलिसी एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, वो इसके अंदर पढ़ना है। तो अंडरराइटिंग ऑफ रिस्क, process of accepting or rejecting a proposal in a view of the risk involved is called underwriting। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। underwriting involve determination whether given application for insurance will be accepted or declined। underwriting का मतलब जी होता है इंश्योरेंस टर्म में कि आपने जो पॉलिसी के लिए अप्लाई करा है, क्या वो पॉलिसी को, वो इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। What are the objective of underwriting? The point number 1, classification of risk. Under this process, the proposal are analysis and risk are classified. On the basis of this analysis, risk are categorized as standard and substandard। कितनी स्टैंडर्ड है, उसके सबस्टैंडर्ड क्या है, बराबर। एंड सबस्टैंडर्ड रिस्क आर रिजेक्टेड। तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी यही काम करती है, रिस्क को क्लासीफाई करती है। जो अंडरराइटर होता है वो रिस्क को क्लासीफाई करता है कि वेदर सच क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क एक्सप्लेन देम वेदर दे हैव टू एक्सेप्ट द इंश्योरेंस पॉलिसी और दे कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन। नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमियम। अब जैसे ही आपका क्लासिफिकेशन कर लिया, उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि इसका प्रीमियम क्या होना चाहिए। अंडर दिस प्रोसेस द नेचर ऑफ रिस्क कैन बी एनालिसिस और आइडेंटिफाइड, and on the basis of such risk premium rates are fixed either at increasing rate or decreasing rate depending upon the risk involved in the particular policy। नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये भी जरूरी है। अंडरराइटिंग इज ए मेथड टू चेक वेदर द कंपनी एक्सेप्ट प्रॉफिटेबल और नॉट द इंश्योरर एक्सेप्ट ओनली दोस प्रपोजल विच आर बेनिफिशियल टू। कितनी बार होता है, लोग होशियार होते हैं कि अपने फायदे की चीज देखते हैं, तो अंडरराइटर ये चीज भी एनालिसिस करेगा। पॉइंट नंबर 4, स्टेबिलिटी अगेंस्ट कंपटीशन। बाय डिटरमाइनिंग प्रीमियम इन द लाइट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, a large number of insurance proposal can be accepted by fixing competitive premium। ऐसा नहीं कि भाई मेरा प्रीमियम अलग उसका प्रीमियम अलग, डिपेंड करता है आपकी हैबिट, आपका रिस्क इन्वॉल्व, आपका एज, आपका जेंडर, आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी, आपका ऑक्यूपेशन, ये सब चीज एनालिसिस करने के बाद जो प्रीमियम रखा जाता है वो कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है। पॉइंट नंबर 5, बैलेंसिंग ऑफ रिस्क। ये भी जरूरी है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरराइटिंग टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी इन द रिस्क। रिस्क में बी इन डिफरेंट व्यू, आइदर फिजिकल और मोर हजार, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस डिफरेंस कैन रिमूव एंड ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी, यानी बैलेंसिंग रखी जाएगी रिस्क को। पॉइंट नंबर 6, रिमूवल ऑफ डाउट। अगर अंडरराइटर को अगर कुछ डाउट होता है तो एनालिसिस करेगा, क्योंकि उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट इसी पे करना है। तो कोई डाउट होगा तो डाउट का क्लियरेंस मांगेगा। द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। एज सच नो डाउट में रिमेन इन द माइंड ऑफ इंश्योरर अबाउट डिसीजन। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिस्क। तो पहली लाइन में बता दिया, क्या क्लासिफिकेशन से ही पता चल जाएगा कि जो भी राइट्स होता है, जो भी अधिकार होता है, वो अंडरराइटर के हाथ में होता है कि भाई वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करने जैसा है कि नहीं है। एंड टू डू जस्टिस विद द इंश्योर्ड। ये सबसे बड़ा इंश्योरेंस का काम है कि जो लोगों ने आपको वहाँ इंश्योर्ड करा है, जो लोग इंश्योर्ड है, जिन्होंने आपके वहाँ इंश्योरेंस कराया, तो उनको प्रॉपर जस्टिस मिले, उनको कोई जात का लूटपाट, छेतरपिंडी, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। It is the process of classifying the risk according to the gravity and premium rates. This the way the underwriter does justice to those involved with less risk by fixing that type of premium। क्लियर है ना? आपका जितना रिस्क इन्वॉल्व होगा उसके हिसाब से आपसे प्रीमियम लिया जाएगा, एक्सेस प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। क्लियर? अंडरराइटिंग रिस्क क्या है, कैसे होगा? The underwriting is a process by which decision is taken again either to accept or reject the proposal. Therefore, this process involves various steps process before and after selection of risks.
A good underwriting process come across various technique of decision making. Number one, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. सबसे पहले तो वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा. कैसे? फॉर्म भरते तो आपको पता होगा. नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिडेंट, फिजिकल हजार्ड टू द रिस्क, previous experience of proposal losses, economic condition, lifestyle and habit of the proposer, physical environment of the proposal, कैरेक्टर ऑफ द प्रपोजल के भाई इंस्पेक्टर कौन होगा, फॉर्म क्या होगा, एजेंट क्या होगा, ये सब चीजों पे कलेक्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है. आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन सेकंड स्टेप इज क्लासिफाई, टेबल व्यू फॉर्म में. द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासिफाई द इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कलेक्टेड. इसमें कितनी इंफॉर्मेशन रिलायबल है, भरोसे लायक है, काम की है. थर्ड वन इज एनालिसिस. एक बार तुमने कलेक्ट की, क्लासीफाई किया, आप इसको ये इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करोगे, डिटेल इन्वेस्टिगेट करोगे, डिटेल स्टडी करोगे. When the collected information is classified, the next step will be analysis the information with the help of statistical method. पढ़ा है आपने, probability, non-probability, distribution, hypothesis. In order to analysis the individual based information, the underwriter should use his own rationality and experience so that accurate analysis will be possible. Clear? Point number 4, developing alternative, यानी ऑप्शन निकालना, विकल्प ढूंढना. In case the report of the analysis reveal that proposal is unsuitable for acceptor, जो अपने पॉलिसी ली वो suitable नहीं है, the underwriter should consider following alternative. कौन से ऑप्शन देगा? तो नंबर 1 वो बताएगा at what level proposal can be accepted. आपका क्या इंफॉर्मेशन, क्या चीज होनी चाहिए कि आपका पॉलिसी एक्सेप्ट की जाए. It is proper to change the condition of policy accept by the proposer. अगर हम कंडीशन चेंज करते तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगे? It is beneficial to change the premium. क्योंकि कितनी बार हो जाता है कि अब मैंने बताया कि मेरी एज 30 इयर्स है, तो इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइजर मुझे बता रहा है कि आपकी पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट होगी 1500 रुपीज पर मंथ. मगर जब मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरी एज रिवील होती 33 ईयर, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी भाई आपने गलत बताया, अब आपका प्रीमियम 1500 नहीं 1780 रुपये लगेगा. तो क्या प्रीमियम चेंज होगा? तो क्या वो प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा? तो ये सब ऑप्शन कौन रखता है? अंडरराइटर रखता है. क्लियर? Selection of best alternative. After developing different alternative, the underwriter select the best alternative. While selecting the best alternative, attention should be paid on uniformity of risk, danger, factor and physical hazards. And finally वो क्या करेगा? पॉलिसी को अपना जो डिसीजन उसको इम्प्लीमेंट कर देगा. When it is divided to accept the proposal is sent to the final approval by the person authorized for it. In case the proposal is accepted, the intimation is sent to the proposal. Otherwise, with a letter of regret is sent. अगर उसका proposal reject होता है तो regret letter कि भाई सॉरी वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस पॉलिसी, ये भी वो एग्जीक्यूट. फाइनली वो डिसीजन उसके हाथ में ही है, अंडरराइटर के हाथ में. एंड फाइनली फीडबैक. वंस द डिसीजन इज टेकन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, द प्रोसेस डू नॉट कम टू एंड. द अंडरराइटर हैज आल्सो टेक सच डिसीजन इन फ्यूचर आल्सो. द अंडरराइटर शुड थिंक हाउ ही कैन इंप्रूव द फंक्शन इन फ्यूचर. ये डिसीजन से आने वाले समय में वो कैसे सुधारा ला सकता है, कि जो गलती की गई हो, जो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हो, तो उसको सोल्व आउट वो कैसे करेगा. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. लास्ट टॉपिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट. बहुत इजी टॉपिक है. पॉलिसी डॉक्यूमेंट का मतलब आपका पूरा पॉलिसी का फॉर्मेट आ जाएगा. ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट है सेम फॉर्मेट. दिस इज बी कॉल्ड फॉर्मेट एंड वर्डिंग हैड बीन डेवलप ओवर मेनी ईयर. पहले से तैयार होता है. द वर्डिंग appear in the document may be legalistic. So some insurer also have small supplement in addition to the policy which contain the main person. Clear? याद रखना ये बहुत काम की चीज है. In order for the policy document to be enforced in court of law, it must be signed and stamped. सिग्नेचर होना चाहिए और स्टैम्प होना चाहिए. स्टैम्प भी अपने हिसाब से, स्टैम्प एक्ट के मुताबिक. In the case of postal life insurance,
द पॉलिसी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पोस्ट ड्यूटी। याद रखना, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो वहां पे स्टैम्प ड्यूटी से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। द मेजोरिटी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन आर प्रिंटेड ऑन डॉक्यूमेंट। जब आप तुम इंश्योरेंस पॉलिसी का फॉर्म लोगे तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन सब लिखे हुए होते हैं, सब क्लोज लिखे हुए होते हैं, सब क्लोज लिखे हुए होते हैं, जिसके अंदर आपको सब बता दिया जाता है कि आपकी पॉलिसी क्या है, क्या मेच्योरिटी अमाउंट है, क्या होगा। क्लियर? अब देखते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज प्रीमेबल। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरली बिगेन विथ पैराग्राफ which state that the insurer has received a proposal with a personal statement and first installment of premium। यानी प्रीमियबल में वो देता है कि आपका जो एप्लीकेशन आया है उसके साथ आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। The insurer agree to grant the insurance on terms stipulated in the policy। जिस प्रकार का टर्म्स होगा, अगर लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, तो सब चीज उसके अंदर स्पेसिफाई की जाएगी। It is understood and agreed that insurance cover was granted on the basis of statement made in proposal and personal statement signed by the proposer। तो उसके अंदर सब आ जाता है, आपकी साइन करा तो 16-17 साइन करा तो आप पढ़ो कि हर प्रपोजल में क्या क्या दिया गया है। तो उसमें सब टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है कि भाई इंश्योरेंस में ये कवर होगा, ये कवर नहीं होगा, ये चीज पे तुम क्लेम कर सकते हो, अगर ये सिचुएशन होगी तो आपका क्लेम पास नहीं होगा। तो ये सब चीजें पढ़ाने के बाद प्रपोजल को साइन करना पड़ता है। द इंश्योरेंस कवर इज सब्जेक्टेड टू प्रपोजल पेइंग द प्रीमियम स्पेसिफिक इन द डॉक्यूमेंट बाय द ड्यू डेट। ये भी आ जाता है प्रीमियबल में शुरुआत में कि आपका ये तारीख को प्रीमियम ड्यू होगा तो आपको पे करना, चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो। द ओपनिंग पैराग्राफ इज कॉल्ड प्रीमियबल। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भाई पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो पॉलिसी का फॉर्म होता है उसमें जो पहला पैराग्राफ होता है वो क्या होता है? प्रीमियबल। यानी एक जात का प्रपोजल एंड डिक्लेरेशन। साइन कौन करेगा? प्रपोजर पार्टी ऑफ द प्रपोजर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बराबर, इसका सब कुछ आ जाता है। नंबर 2, ऑपरेटिव क्लोज। द ऑपरेटिव क्लोज इज कंटेन इन प्रीमियबल। ये भी कहा आता है? प्रीमियबल में आता है। दिस क्लोज डिटेल द म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्स। ऑपरेटिव क्लोज में दोनों दो आ जाते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर के बीच में क्या क्या म्यूचुअल डीलिंग हुआ है। द पॉलिसी होल्डर हैज टू पे द प्रीमियम एज दे आर स्टेपुलेटेड इन द पॉलिसी एंड द इंश्योरर हैज टू पे द बेनिफिट एज प्रॉमिस व्हेन स्पेसिफिक इवेंट अकर। यानी ऑपरेटिव क्लोज में ये जाता है कि आपको जो टाइम दिया गया है वो कंडीशन के हिसाब से आपको प्रीमियम ड्यू डेट पे करना रहेगा, और अगर कोई जैसी अनसर्टेनिटी या कोई इवेंट होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिकम्पेंसेट कर देगी। दिस बेनिफिट इंक्लूड बोनस एडिशन इफ स्पेसिफाइड। ऐसा नहीं कि बोनस दिया जाता, पॉलिसी में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कंपनी आपको एडिशनल बोनस प्रोवाइड कर रही है कि नहीं है। The payment of benefit is subjected to policy holder providing proof of the following: happening of the event, कौन सी happening में मिलेगा, the age of the life, कितने समय तक आपने इंश्योरेंस कराया है, and right of the person claiming payment, कौन से इंसान इसका क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? ये तुम्हारा हुआ ऑपरेटिव। पहला था प्रीमियबल, दूसरा आया ऑपरेटिव। थर्ड वन इज प्रोविजो, नॉट प्रोविजन, ये प्रोविजो ही है। द प्रीमियबल ऑल्सो इंक्लूड, देखो प्रीमियबल में ही आ जाता है, पहला था ओपनिंग स्टेटमेंट, दूसरा था ऑपरेटिव क्लोज, तीसरा था प्रोविजो। द प्रीमियबल ऑल्सो इंक्लूड प्रोविजो विच क्लैरिफाई दैट फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द पॉलिसी। अपनी लैंग्वेज में प्रोविजो का मतलब शर्तें लागू। देखो लिखा हुआ है, द टर्म्स एंड कंडीशन प्रिंटेड ऑन द document and the endorsement placed on it. It is called proviso because contract is conditional of these terms। इसको provision क्यों बोला जाता है? इसके अंदर जो टर्म्स बताए गए वही टर्म्स फॉलो किए जाएंगे। The normal term and condition are printed on the document. Any changes to these terms and condition will be clarified through endorsement। अगर इसमें कुछ changes आता है तो endorsement के जरिए आपको clarify कर दिया जाएगा। The content of the endorsement will have been determined when proposer was underwriter, यानी इंश्योरेंस कंपनी, and policy holder must be advised of them and accept them with the consent of both। अब अगर एंडोर्समेंट में कुछ चेंजेस आता है तो दोनों दो की रजामंदी जरूरी है, उसके बाद पॉलिसी के अंदर चेंजेस एप्लीकेबल होगा। दैट इज कॉल्ड प्रोविजो। प्रीमियबल
operative clause, proviso. Fourth one is schedule. The schedule contains specific particular ना पूरा के पूरा फॉर्म आ जाता है relating to insurance contract which the policy document is evidence. जैसे policy number, name and address of the policy holder and insurance company, date of proposal, date of birth and age of insured, कितने समय का है, commencement of insurance कब चालू होगा, प्लान कौन सा है, sum assured कितना है, मोड ऑफ पेमेंट कैसा रहेगा, इंस्टॉलमेंट में लेते तो प्रीमियम कैसा होगा, लास्ट डेट कौन सी है, एडिशनल कोई कंडीशन अंदर आती है पूछी जाती है, तो वो सब चीज आती है शेड्यूल में। क्लियर। पॉइंट नंबर 5 अटेस्टेशन। अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो चीज अटेस्ट करनी है, जैसे अपने एडिशनल राइडर लेते हो तुम पढ़ोगे डिटेल में। द अटेस्टेशन इज द सिग्नेचर ऑन बिहाफ इंश्योरर। इट अपीयर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द पॉलिसी। कहाँ? फर्स्ट पेज के लास्ट में आता है। If insurer provides supplement contract for additional benefit provided to rider, the supplementary contract will be attested separately. यानी अगर आपने एक पॉलिसी के साथ कोई एडिशनल राइडर भी परचेस करा है या तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एडिशनल राइडर दे रही है तो वो पॉलिसी में नहीं, उसके अलावा तुमको एडिशनल इसको अलग से अटैच करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज कंडीशन एंड प्रिविलेज। देयर आर 4 टाइप ऑफ पॉलिसी कंडीशन एंड प्रिविलेज। नंबर 1 एक्सप्लेनेटरी कंडीशन, यानी जो पूरी की पूरी एक पॉलिसी को एक्सप्लेन कर देती है कि क्या कंडीशन रहेगी। रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन कि भाई इसकी लिमिट क्या है, सीमा क्या है, पाबंदियां क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है। प्रिविलेज, दिस एड टू द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस। दिस एड टू द बेनिफिट ऑफ द इंश्योरेंस। अगर आपने इंश्योरेंस लिया तो इसके बेनिफिट आपको कैसे मिलेंगे। एंड सप्लीमेंट्री बेनिफिट जो मैंने बता दिया, जो एडिशनल राइडर प्रोवाइड आपको किए जाते। ओके, यहाँ पे आपका कंप्लीटली यूनिट 1 इंश्योरेंस प्रोडक्ट ओवर होता है।